हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान। जैसा कि इस कविता के नाम से ही ज्ञात हो रहा है, यहाँ पर कन्या के दान की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पर कन्या के विवाह की बात की जा रही है। कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को ही होती है। माँ के माध्यम से कवि स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने योग्य हो जाए। आइए अब पढ़ते हैं कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यहाँ पर कवि जो है वो माँ के दुख की बात कर रहा है। प्रामाणिक मीन्स स्वाभाविक, यथार्थ, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी। लड़की को दान में देते वक्त, जब वह अपनी लड़की को दान में दे रही थी, अर्थात जब वह अपनी बेटी का कन्यादान कर रही थी, माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसके भविष्य के बारे में शिक्षा दे रही है। वह उसे केवल आदर्शवादी बहू, पत्नी, माँ तथा निरीह नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी बनने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख कितना प्रामाणिक था, उसमें कितनी सच्चाई थी, क्योंकि वो जो बेटी थी वही उसकी अंतिम पूंजी थी। यहाँ कवि कह रहा है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि माँ इसलिए इतना दुखी है क्योंकि बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी। ऐसा लग रहा है जैसे वही संपूर्ण जीवन की उसकी पूंजी हो। पूंजी मीन्स खजाना, धन संपत्ति। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कवि यहाँ बताना चाह रहा है कि जो लड़की है वह अभी बहुत सयानी नहीं थी, अर्थात वह बहुत अधिक समझदार नहीं थी, अल्प वयस्क थी। कवि कहना चाह रहा है कि अभी वह पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। यहाँ सयानी से एक आशय यह भी है कि वह अभी भोली भाली थी और बहुत चालाक नहीं थी। उसे समाज की अच्छी तरह से समझ अभी नहीं थी। अभी तो भोली भाली व सरल बालिका के ही समान वह थी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली, इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अभी तो वह केवल सुख का ही अनुभव सहज रूप से कर पाती थी। उसके जीवन में सुख व खुशियां ही खुशियां थीं। अभी किसी प्रकार के दुख से उसका सामना नहीं हुआ था। यहाँ कवि कहना चाहता है कि अभी वो सिर्फ खुशियां और सुख का ही माहौल देख रही थी। किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी उसके जीवन में अभी नहीं थी। उसका परिचय दुख से नहीं हुआ था। वह जीवन में आने वाले दुखों की पदचाप नहीं पहचानती थी। अब यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि विवाह के पश्चात उसके जीवन में जो जिम्मेदारियां आने वाली थी, जो उसके कर्तव्य बढ़ने वाले थे, उससे अभी वह पूरी तरह परिचित नहीं थी। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही सपना समाया हुआ था। अभी वह सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन के मधुर सुखों की ही कल्पना कर रही थी, उन्हीं के सपने देख रही थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की,
कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अभी तो सुखों के धुंधले प्रकाश को ही वह समझने की कोशिश कर रही थी। पाठिका थी मीन्स पढ़ने वाली, समझने वाली, लयबद्ध लय में आबद्ध। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि जो जीवन रूपी कविता है उसकी लयबद्ध पंक्तियों की वह पाठिका तो थी, वह समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ तुक व लयबद्ध शब्दों को ही पढ़ पाती थी, अर्थात उसके गहरे अर्थ को ग्रहण करने की प्रौढ़ता भी अभी उसमें नहीं थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वास्तविक सुख वह समझ रही थी। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि लड़की अभी इतनी सयानी नहीं थी, वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में ही जी रही थी, जो अभी अस्पष्ट थी। उसे सिर्फ दूर से सुखों की कल्पना मात्र ही सूझ रही थी, दिखाई दे रही थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी, काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी, जो अभी अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से वह अभी परिचित नहीं थी। इस कविता में कवि ने गद्य की भांति लिखा है, किंतु अर्थ तथा भावों की लय उसे गीत में बनाती है। धुंधले प्रकाश, तुक, लयबद्ध पंक्तियां जैसे प्रतीकों के माध्यम से पुत्री की मानसिकता को अति सुंदर ढंग से उभारा गया है। देते वक्त में अनुप्रास अलंकार तथा अंतिम पूंजी हो में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक कहकर दुख की गहराई को बढ़ाया गया है। प्रतीकात्मक शब्द जैसे अंतिम पूंजी पुत्री, धुंधला प्रकाश, वैवाहिक सुखों का अस्पष्ट ज्ञान, तुकों और लयबद्ध पंक्तियां जीवन में सुखों का मधुर पक्ष। स्त्री जीवन के प्रति कवि हृदय की संवेदना को अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से मिली है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया कि अपने सौंदर्य पर इतराना मत, सजग रहना और किसी के प्रशंसात्मक शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। माँ ने सचेत किया कि अपने रूप सौंदर्य पर कभी घमंड नहीं करना। पानी में झांक कर अपने रूप सौंदर्य पर रीझ मत जाना। रीझ जाना मीन्स उस पर प्रसन्न हो जाना, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वह सत्य ही हो। सौंदर्य के जोर पर जीवन में सभी कुछ हासिल नहीं हो सकता। रूप के भुलावे में भ्रमित मत हो जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। अर्थात आग जलाकर आत्महत्या करने के लिए नहीं होती। यह तो उसका गलत उपयोग है। आग ना तो जलकर मरने के लिए होती है, ना आत्महत्या करने के लिए। यहाँ पर माँ अपनी पुत्री को समझाना चाहती है कि पूरी तरह सावधानी बरतना, क्योंकि ऐसा ना हो, इतनी मजबूर कभी मत हो जाना कि आग से ससुराल में लोग तुम्हें उसका उपयोग तुम्हें जलाने में कर दें, या तुम वहाँ के समस्याओं में उलझकर स्वयं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाओ। इसलिए इस प्रकार की सावधानी वहाँ पर बरतना। किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम मत उठा लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब यहाँ पर माँ कहना चाह रही है कि वस्त्र और आभूषण
केवल शब्दों के भ्रम हैं। इसके लुभावे में आना मूर्खता है। इसका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इसके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए हैं, बेड़ियां बनने के लिए नहीं है। यहाँ पर माँ ने समझाया है कि जो ये वस्त्र और आभूषण हैं, विवाह के उपरांत विभिन्न प्रकार के जो सुंदर वस्त्र प्राप्त होते हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं, इनके लालच में पड़कर स्वयं को किसी प्रकार के बंधन में मत जकड़ने देना, क्योंकि यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे तुम्हें। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब अंत में माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसा दिखना मत। अर्थात तुम में लड़कियों के सभी गुण होने चाहिए, परंतु तुम कायर और शारीरिक रूप से कमजोर मत बनना। तुम लड़की की तरह ससुराल में मर्यादित व्यवहार करना, सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहस पूर्वक मुकाबला करना। इतनी कमजोर मत बन जाना, लड़की जैसी दिखाई मत देना का असर यह है कि तुम अपनी दुर्बलता उन लोगों पर बिल्कुल भी व्यक्त नहीं होने देना, क्योंकि तुम्हारी इस दुर्बलता का लोग अनुचित फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण कर सकते हैं। इसलिए हर स्थिति में स्वयं को सावधान रखना। कविता में भावुकता पर बौद्धिकता की विजय नजर आती है। कविता में सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रतीकात्मकता है, जैसे पानी में झांकना तथा रोटियां सेकना क्रमशः लोगों की आंखों में तैरते प्रशंसा भाव से प्रभावित होना तथा घरेलू कामकाज करने के प्रतीक हैं। लड़की होना में गहरी अर्थ व्यंजना छिपी हुई है। रचना में गद्यात्मकता होते हुए भी अर्थ की लय उसे काव्यात्मक रूप प्रदान करने में सक्षम है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इस पंक्ति में उपमा अलंकार। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में विरोधाभास है। यहाँ इस कविता में माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। माँ का हृदय बेटी को वैवाहिक जीवन में कदम रखने से पूर्व मार्ग की कठिनाइयों से सचेत करता है।